कुछ हफ्ते पहले इंडिया और यूरोप के रिलेशंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट देखने को मिली। 24 अक्टूबर को जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल अपने 3 दिन के विजिट के लिए इंडिया आए और उनके वापस जाने के 1 दिन बाद ही स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी अपने बायलैटरल विजिट के लिए इंडिया में लैंड कर गए। अब ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि एक तरफ तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड करने और रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बार बार क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 सालों में जर्मनी के चांसलर इंडिया में 3 बार विजिट कर चुके हैं और पिछले 18 सालों में ये पहली बार हुआ जब स्पेन के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया हो। तो आखिर में ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया की यूरोप में जो बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हुई हैं वो ज्यादातर फ्रांस के साथ ही हुई हैं। इंडिया के राफेल फाइटर प्लेन्स, स्कॉर्पियन सबमरीन्स और मीका एंड मीटियोर मिसाइल्स उन डिफेंस डील्स का ही रिजल्ट हैं। लेकिन रिसेंटली जर्मनी और स्पेन ने भी इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम किया है। अक्टूबर महीने में हुई 7th इंडो जर्मन ICG में इंडिया और जर्मनी के बीच 27 अग्रीमेंट साइन किए गए जो कि ट्रेड, माइग्रेशन, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन पर फोकस्ड हैं। इसी तरह स्पेन ने भी इंडिया के साथ ये 8 अग्रीमेंट साइन किए। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में इंडिया में बिजनेस करना कितना ज्यादा आसान हो चुका है। साल 2013 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया 134th रैंक पर था जो कि 2020 में 63rd पोजीशन पर पहुंच गया। इंडिया के लगातार इंप्रूव हो रहे बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से ही आज जर्मनी और स्पेन की ये 2 कंपनीज इंडिया के प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडियन फर्म्स के साथ मिलकर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं। 28 अक्टूबर 2024 को स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के वडोदरा में एयरबस और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया। यह फैसिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करेगी। ये एयरक्राफ्ट खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रोजेक्ट 75 के अंडर टोटल 56 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनमें से पहले 16 एयरक्राफ्ट स्पेन के सेविल में असेंबल किए जाएंगे और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट इंडिया के वडोदरा कॉम्प्लेक्स में असेंबल किए जाएंगे। अब इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए जो पार्टनरशिप की गई है ये एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच में की गई है और ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर है। इस पार्टनरशिप को इंडिया के डिफेंस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस कोलैबोरेशन से इंडिया में हजारों ही लोकल जॉब्स जनरेट होंगी। अब अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी अपने आर्म्स एंड एक्सपोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने पर काम कर रहा है ताकि इंडिया के साथ जो आर्म ट्रेड की प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई और फास्ट किया जा सके। इसके अलावा इंडिया और जर्मनी के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट को भी फाइनलाइज करने पर काम चल रहा है और अगर ये अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो इससे इंडियन और जर्मनी आर्म्ड फोर्सेस को एक दूसरे की लॉजिस्टिक फैसिलिटीज जैसे कि पोर्ट्स और बेसिस को यूज करने की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जर्मनी, जिसको यूरोपियन इकोनॉमी का पावर हाउस भी कहा जाता है, पिछले 8 सालों में इसकी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 2020 में कोविड की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी -4.9% तक ड्रॉप हो गई थी, लेकिन 2021 में दोबारा से रिकवरी करने के बाद फिर से जर्मन इकोनॉमी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और इस बार इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था जर्मनी की रशियन गैस पर हैवी डिपेंडेंसी। और अगर हम बात करें स्पेन की, जो कि यूरोप की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि जर्मनी की तरह स्पेन की जो रशियन गैस पर डिपेंडेंसी थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पिछले 8 सालों में इंडियन इकोनॉमी ने जर्मनी और स्पेन के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की सभी डेवलपिंग इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा रफ्तार से ग्रो हो रही इकोनॉमी है और इसीलिए सभी देशों की जो इंडिया से एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा हाई हैं और इंडिया की इसी ग्रोथ का फायदा आज जर्मनी और स्पेन भी उठाना चाहते हैं ताकि वो खुद को सिक्योर कर सकें। अब इस बात का क्या मतलब है इसके बारे में अभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना, जो कि हमेशा से इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बना रहा है और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इस साइड पर इन सभी देशों के साथ भी चाइना के मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहे हैं
जिनको ज्यादातर सभी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। लेकिन इन सब में सिर्फ जर्मनी और स्पेन ही ऐसे दो देश हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट काफी मॉडरेट स्टांस रखते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों देश चाइना के साथ अपने सिक्योरिटी इशू से ज्यादा अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन रखने पर फोकस करते हैं। और इसी वजह से जर्मनी को यूरोपियन यूनियन की चाइना पॉलिसी में वीकेस्ट लिंक भी माना जाता है। और इसकी रिसेंट एग्जांपल अक्टूबर 2024 में सामने आई, जब यूरोपियन यूनियन ने चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर टैरिफ लगाने के लिए वोट किया। लेकिन जर्मनी ने इस डिसीजन के अगेंस्ट वोट किया और स्पेन ने वोट ही नहीं किया। अगर हम पिछले 5 सालों में जर्मनी और स्पेन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट देखें तो ये काफी इंक्रीज हुआ है। और इस डेटा से हमें जर्मनी और स्पेन की जो चाइना पर डिपेंडेंसी है उसके बारे में भी पता चलता है। अब वैसे तो जर्मनी और स्पेन चाइना के अगेंस्ट उतना ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाते या फिर चाइना के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट स्टांस रखते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन इनको भी पता है कि चाइना पर इनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी फ्यूचर में इनके लिए रिस्क पैदा कर सकती है, क्योंकि इसकी एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जर्मनी को तो काफी अच्छी तरह से मिल चुकी है। इसलिए जर्मनी और स्पेन अब अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया जैसी बड़ी मार्केट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना इनके ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का ही एक मेजर स्टेप है। ओलाफ स्कोल के इंडिया आने से पहले जर्मन गवर्नमेंट ने फोकस ऑन इंडिया नाम से एक पॉलिसी पेपर रिलीज किया, जिसमें इंडिया के साथ फ्यूचर ओरिएंटेड एजेंडास और एम्बिशियस गोल्स डिफाइन किए गए थे। और स्पेनिश गवर्नमेंट ने भी अपनी नई एशिया स्ट्रेटेजी में इंडिया को सेंट्रल पोजीशन पर रखा। अब अगर आप जर्मनी के डेमोग्राफिक्स को देखोगे तो जर्मनी में कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी हैं, जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और वर्किंग एज शॉर्टफॉल। आज जर्मनी में लगभग 22% लोगों की एज 65 से ज्यादा है और ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ काफी स्लो हो रही है, क्योंकि जर्मनी का बर्थ रेट लो है। और ऐसे में उनको जरूरत है टैलेंटेड एक्टिव वर्कफोर्स की, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और थैंकफुली यंग एक्टिव वर्कफोर्स की इंडिया के पास कोई कमी नहीं है। रिसेंटली जर्मनी ने स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एनुअल वीजा कोटा को 20,000 से इंक्रीज करके 90,000 कर दिया है, ताकि मेडिसिन, नर्सिंग केयर और आईटी जैसे सेक्टर्स में इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। आज इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज और उनके सब रीजन्स के साथ अपनी एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। और इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, डिफेंस के एम्बिशंस, स्किल्ड वर्कफोर्स और एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के होने का मतलब ये है कि इंडिया यूरोप के कई सारे देशों के लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर बना रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशन से एक सिंपल रूल पर चलते हैं। आप तभी किसी देश के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करते हो जब ऐसे करने से आपके अपने देश के इंटरेस्ट पूरे हो रहे होते हैं। यहाँ पर कोई हार्ड लाइंस या फिक्स्ड रूल्स नहीं होते।